नमस्कार मित्रों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में आपने भारत की भूगर्भिक संरचना के बारे में विस्तार से सीखा था। यदि आपने पिछले वीडियो को ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। दोस्तों, यदि मैं भारत के भौतिक स्वरूप की बात करूं तो संपूर्ण भारत का भौतिक स्वरूप एक समान नहीं है, उसमें पर्याप्त विषमता मिलती है। कहीं पर पर्वत तो कहीं पर पठार तो कहीं पर मैदान व कहीं पर समुद्र तटीय मैदान पाए जाते हैं। भौतिक प्रदेशों में जो विषमता मिलती है यह मुख्य रूप से भूगर्भिक संरचना व भूगर्भिक संचलन तथा अपरदन का परिणाम होती है। यहां पर आप देख रहे हैं भारत के उच्चावच भौतिक स्वरूप में पर्याप्त विषमता मिलती है जो मुख्य रूप से भूगर्भिक संरचना का परिणाम होती है। तो दोस्तों, यदि आप भारत की भौतिक प्रदेश को अच्छे प्रकार से समझना चाहते हैं तो आपको भूगर्भिक संरचना को समझना होगा, क्योंकि भूगर्भिक संरचना के द्वारा ही भौतिक प्रदेश निर्धारित होते हैं। दोस्तों, पिछला वीडियो भारत की भूगर्भिक संरचना से संबंधित था। यदि आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो आप भौतिक प्रदेशों के बारे में अच्छे प्रकार से जान पाएंगे। भारत की भौतिक स्वरूप एक तरह का नहीं है, पर्याप्त इसमें विषमता मिलती है। संपूर्ण भारत के 10.6% भाग पर पर्वत, 18.5% भाग पर पहाड़ियां, 27.7% भाग पर पठार एवं 43% भाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित भौतिक लक्षणों में है किस भौतिक लक्षण का विस्तार सर्वाधिक है। ए नंबर पर्वत, बी नंबर पहाड़ियां, सी नंबर पठार और डी नंबर मैदान। तो इसका आंसर है मैदान। सर्वाधिक मैदान का विस्तार पाया जाता है। या फिर आपसे ऐसे पूछता है निम्नलिखित भौतिक लक्षणों में से किस लक्षण का विस्तार सबसे कम है, तो इसका आंसर है पर्वत। या फिर दूसरी तरह से ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भौतिक लक्षणों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर दे देगा ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और डी नंबर। पहले दे देगा पर्वत, फिर पहाड़ियां, फिर पठार और फिर दे देगा मैदान, तो ये वाला विकल्प आपका सही है और इस सीरियल को बार बार गड़बड़ कर देगा, गलत कर देगा। उसमें से सही विकल्प का आपको चुनाव करना होगा। या फिर पूछा है अवरोही क्रम में लेकिन आपने लगा दिया आरोही क्रम में, इस चीज का भी अच्छी प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों, उच्चावच के लक्षणों, उच्चावच मतलब भारत का भौतिक स्वरूप एक समान नहीं, कहीं पर ऊंचा है तो कहीं पर नीचा है। तो उच्चावच लक्षणों के आधार पर भारत को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार, तीसरा है उत्तर भारत का विशाल मैदान और चौथा है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप। तो अब आप मुझसे पूछोगे कि सर कई किताबों में राजस्थान का मरुस्थल भी अलग से दिया होता है, किंतु आपने राजस्थान का मरुस्थल नहीं बताया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, राजस्थान के मरुस्थल को आप उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ही पढ़ोगे, क्योंकि मरुस्थल उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत आता है, न कि पठार के अंतर्गत। तो इस प्रश्न को याद रखिएगा, यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार यह प्रश्न पूछा गया है। कई किताबों में मैं देखता हूं यहाँ पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग, उत्तर भारत का विशाल मैदान और फिर राजस्थान के मरुस्थल को अलग दे देगा। इसके बाद तटवर्ती मैदानों को अलग कर देगा और द्वीपों को अलग कर देगा।
किंतु यहाँ पर आपको 4 भागों में डिवाइड करके पढ़ना है। राजस्थान का मरुस्थल उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं मानचित्र पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं भौतिक स्वरूपों में विषमता पाई जाती है। ये उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है, उत्तर का विशाल पर्वतीय क्षेत्र है। इसके दक्षिण में गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सिंधु, यहाँ पर सिंधु नदी बहती है। सिंधु, गंगा, यमुना एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान पाया जाता है। इसको उत्तर भारत का विशाल मैदान कहा जाता है। ये आपका राजस्थान है जिसको आप देख रहे हैं, उत्तर भारत के विशाल मैदान के अंतर्गत ही आता है। इसके बाद फिर आता है दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। तो आपको पहले ही बताए थे 3 तरफ से घिरे हुए, पानी से घिरे हुए भाग को प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये है दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय भाग, ये पूरा। इसके बाद है समुद्र तटीय मैदान। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है। समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप और अन्य छोटे छोटे द्वीप इसके अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से यहाँ पर भारत के भौतिक प्रदेशों को 4 भागों में बांटा गया है और सभी को एक एक करके आपको विस्तृत रूप से अध्ययन करना है। तो आइए देखते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। इसको हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र भारत के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। याद रखिएगा, 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह पश्चिम में सिंधु नदी के मोड़ से प्रारंभ होकर पूरब में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक एक चाप के आकार में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में 400 किलोमीटर और वहीं अरुणाचल प्रदेश में 150 मीटर तक हो जाती है। इसके उत्तर में तिब्बत का पठार एवं दक्षिण में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान फैला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है आपका उत्तर भारत का उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या फिर हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र। यह सिंधु नदी के मोड़ से लेकर के और ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक तलवार के रूप में, चाप के रूप में 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में कितने 400 किलोमीटर और पूरब में अरुणाचल प्रदेश में सकरा होकर के 150 किलोमीटर तक हो जाता है। इसके उत्तर में पर्वतीय क्षेत्र के उत्तर में क्या है, यहाँ पर तिब्बत का पठार है। क्या है? तिब्बत का पठार। और दक्षिण में क्या है? सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान है। इसके बाद दोस्तों यह एक नवीन मोड़दार पर्वत है जिसका निर्माण आज से लगभग 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में हुआ था। तो दोस्तों हिमालय का निर्माण 6 से 7 करोड़ वर्ष पूर्व टर्शियरी युग में हुआ था। यह नवीन मोड़दार पर्वत है, युवा पर्वत है। इसका निर्माण आज भी हो रहा है। पिछला वीडियो हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित मैंने बनाया था, भारत की भूगर्भिक संरचना के अंतर्गत। तो पिछले वीडियो को यदि आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छी प्रकार से आप इसको समझ पाएंगे। अब क्या है, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणियों में विभक्त किया गया है। पहला है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है और इसको तिब्बत हिमालय और टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, तिब्बत हिमालय, टेथिस हिमालय। इसके बाद अगला है महान हिमालय। महान हिमालय को सर्वोच्च हिमालय जो सबसे ऊंचा है, महान है, और इसको हिमाद्री कहते हैं क्योंकि बर्फ की चोटियां हैं। इसके बाद सर्वोच्च हिमालय या फिर इसको आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। इसके बाद तीसरा है मध्य हिमालय और इसको लघु हिमालय भी कहते हैं। इसके बाद चौथा है शिवालिक हिमालय या फिर वाह्य हिमालय या फिर उप हिमालय इसको कहा जाता है।
तो दोस्तों ये हिमालय के विभिन्न नाम हैं, इनको आप अच्छी प्रकार से पढ़िएगा ताकि कंफ्यूज ना हो। इसके बाद अब इन सभी हिमालयों की एक एक करके विस्तार से चर्चा करते हैं। तो पहला है ट्रांस हिमालय, जिसको पार हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय यूरेशियाई प्लेट का भाग है। यह महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। इसका निर्माण हिमालय से पूर्व में ही हो गया था। जब हिमालय की उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पूर्व में ही ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया था। भारत में इसका विस्तार मुख्य रूप से लद्दाख, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय के उत्तर में है। कहाँ है? लद्दाख में और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में हिमालय के उत्तर में है। इसके बाद सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां यहीं से निकलती हैं। दोस्तों, जब हिमालय पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था, इसके काफी समय पहले से सिंधु, सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियां प्रवाहित होती थी। तो जो ये तीनों नदियां हैं, इनको पूर्ववर्ती, क्योंकि ये जो है हिमालय के पूर्व प्रवाहित होती थी, यानी हिमालय से पहले से ही प्रवाहित होती रही हैं, इसलिए इनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। यह प्रश्न बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इन नदियों का जो उत्पत्ति है वो हिमालय के निर्माण के पहले ही हो गई थी और इनको पूर्ववर्ती नदी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होता है। इसके बाद क्या है? ट्रांस हिमालय की 3 पर्वत श्रेणियां हैं मुख्य रूप से। पहला है कराकोरम, दूसरा है लद्दाख और तीसरी है जास्कर। ये नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण की ओर दी हुई है। पहला है सबसे उत्तर में कराकोरम, कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी। अब बात करते हैं कराकोरम की। कराकोरम यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। इसे कृष्णगिरी या फिर उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? ये पहली विशेषता, ये भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। फिर इसको कृष्णगिरी कहते हैं और इसको उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। इसके बाद भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंट केटू या फिर गार्डविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है, इसी में स्थित है, जो पीओके के अंतर्गत है। यहां पर दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर यहीं अवस्थित है। अब यहां पर आप देखेंगे, पहले तो आप तिब्बत हिमालय को देखेंगे, ट्रांस हिमालय को। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये आपका जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पर ट्रांस हिमालय या फिर तिब्बत हिमालय का विस्तार पाया जाता है। यहाँ पर एक श्रेणी है कराकोरम, ये है कराकोरम। कराकोरम के दक्षिण में लद्दाख एवं जास्कर, तीनों जो है श्रेणियाँ यहाँ पर दिखाई गई हैं। और कराकोरम श्रेणी यहाँ पर है, ये सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, और इसी पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको कहते हैं केटू। इसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। लेकिन ये पीओके, यहाँ पर पाकिस्तान का कब्जा है, तो ये जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, इस पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, क्योंकि इसको पीओके कहेंगे, पाक अधिकृत कश्मीर। इसके बाद दोस्तों अगला है लद्दाख श्रेणी। तो कराकोरम के दक्षिण में जो श्रेणी दी हुई है, इसको कहते हैं लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी यह कराकोरम के दक्षिण में है। लद्दाख श्रेणी के पूर्वी भाग में कैलाश पर्वत स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ढाल वाली चोटी
राकापोसी इसी श्रेणी में स्थित है। लद्दाख श्रेणी में ही अक्साई चीन क्षेत्र स्थित है, जिस पर 1962 से चीन ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये लद्दाख श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी है और इस क्षेत्र पर चीन का अधिकार है। इसको कहते हैं COK, चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर। तो कश्मीर का जो इधर का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, इस पर चाइना का अधिकार है और इधर उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में POK है। यहाँ पर पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। चाइना अधिकृत कश्मीर और पाक अधिकृत, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। तो लद्दाख श्रेणी लद्दाख श्रेणी में ही अक्साई चीन क्षेत्र है। जो चाइना अधिकृत कश्मीर है, इसको अक्साई चीन क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों लद्दाख श्रेणी में ही अक्साई चीन क्षेत्र है, जिस पर चीन ने कब्जा कर रखा है। अब इसके बाद लद्दाख श्रेणी के दक्षिण में है जास्कर श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? जास्कर श्रेणी। यह श्रेणी लद्दाख के दक्षिण एवं महान हिमालय के मध्य में स्थित है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच सिंधु नदी बहती है। ये महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच में बहती है? तो लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। इसका विस्तार मुख्य रूप से लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। जास्कर श्रेणी का मुख्य रूप से विस्तार कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पड़ते थे, किंतु 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को अलग कर दिया गया और यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही जास्कर पर्वत श्रेणी आती है। और लद्दाख एवं जास्कर के बीच में सिंधु नदी बह रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीचों बीच में सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है। अब बात करते हैं बृहद हिमालय। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हिमालय श्रेणी दी हुई है, ये हिमालय श्रेणी दी हुई है। ट्रांस हिमालय, ये पूरा था ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, और इसके दक्षिण में है महान हिमालय। इसके बाद मध्य हिमालय और सबसे दक्षिण में है शिवालिक श्रेणी। तो बात करते हैं हम यहाँ पे महान हिमालय की। दोस्तों ट्रांस हिमालय को यदि आप यहाँ पर देखना चाहें तो ये ट्रांस हिमालय की जो सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है, जिसको कहते हैं काराकोरम। काराकोरम के दक्षिण में है लद्दाख और लद्दाख के दक्षिण में है पीर पंजाल श्रेणी। ये तीनों श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय का ही भाग हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के बीच में बहती है। अब बात करते हैं भारत की जो केटू है। केटू यहाँ पर आप देख रहे हैं, केटू को गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जो पाक अधिकृत कश्मीर के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं इसके बाद ट्रांस हिमालय के दक्षिण में, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, और इसके बाद जो है मध्य हिमालय, और इसके बाद शिवालिक श्रेणी आता है। बृहद हिमालय यह हिमालय की सर्वोच्च व उत्तरी श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर एवं लंबाई 2400 से 2500 किलोमीटर तथा चौड़ाई 25 किलोमीटर है। यह पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है। और कैसी है? एक चाप के रूप में हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यह सिंधु नदी के गार्ज से लेकर, दोस्तों जो नदियों द्वारा अपनी घाटी को काट करके गहरी घाटियों का निर्माण किया जाता है, इनको गार्ज कहते हैं। यह सिंधु नदी की घाटी के गार्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक फैला हुआ है। संसार की सर्वाधिक ऊंची चोटियां इसी महान हिमालय में पाई जाती हैं।
इसमें माउंटेन एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है माउंटेन एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी तिब्बती भाषा में इसको क्या कहते हैं? चोमोलुंगमा। इसको याद रखिएगा, नोट करके याद रखिएगा। हिमालय की जो एवरेस्ट चोटी है इसको तिब्बती भाषा में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं चोमोलुंगमा, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी। नेपाल में इसको सागर माथा भी कहा जाता है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। कुमाई हिमालय में मिलाम एवं गंगोत्री व सिक्किम में जेमू हिमनद हैं और गंगोत्री से ही गंगा नदी निकलती है। यहां पर आप दोस्तों देख रहे हैं ये महान हिमालय है। ये महान हिमालय दिया हुआ है, बृहत हिमालय। ये पूरा ये नंगा पर्वत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर के पूरब में नामचा पर्वत के बीच में एक चाप के रूप में महान हिमालय पर्वत का विस्तार है। और इसकी जो चोटी माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ स्थित है आपसे पूछा जा सकता है। ये नेपाल में स्थित है। इसको चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, और इसको नेपाल में सागर माथा भी कहा जाता है। इसके बाद महान हिमालय की कुछ प्रमुख चोटियां आप इसको ध्यान से देख लीजिए। सभी चोटियों की हाइट याद करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर सभी को नहीं लिखा गया है। जैसे माउंटेन एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर। काराकोरम केटू जिसको कहते हैं, काराकोरम श्रेणी में है। काराकोरम केटू यह 8,611 मीटर है। ये भारत की है किंतु पाकिस्तान के कब्जे में है। इसके बाद तीसरी है कंचनजंगा भारत के सिक्किम में है। इसकी हाइट है 8,598 मीटर। इसके बाद मकालू नेपाल में है। नंगा पर्वत भारत में है। अन्नपूर्णा नेपाल में है। नंदा देवी भारत के उत्तराखंड राज्य में है। इसके बाद नामचा बरवा पर्वत श्रेणी तिब्बत में है। दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सी चोटी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? ऑप्शन में आपको देता है माउंटेन एवरेस्ट, काराकोरम, कंचनजंगा, मकालू। तो इसका आंसर है काराकोरम। भले पाक अधिकृत कश्मीर में है किंतु भारत के मानचित्र में अभी भी यह दर्शाई जाती है। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत के कब्जे वाले क्षेत्र में भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर फिर कंचनजंगा होगा। इसमें आप K2 में टिक नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों, तो यदि पूछा जाता है भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका आंसर है काराकोरम। K2 काराकोरम श्रेणी में स्थित है, किंतु यह जो है POK पाकिस्तान के कब्जे में है। अगर इसको हटा दिया जाए तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम में है। तो इनकी सभी की ऊंचाई आप याद रखिएगा। अब इसको यदि आप मानचित्र में देखें, मानचित्र में जो महत्वपूर्ण चोटियां हैं यहां पर आप देख रहे हैं, ये महान हिमालय की अंतर्गत ये तो महान हिमालय की जो चोटियां हैं, नंदा देवी उत्तराखंड में है, धौलागिरी नेपाल में है, अन्नपूर्णा नेपाल में है, मकालू नेपाल में है, मनसालू चोटी नेपाल में है, और चोयू भी नेपाल में है, माउंटेन एवरेस्ट नेपाल में है, कंचनजंगा सिक्किम में है, और नामचा बरवा तिब्बत में है, नंगा पर्वत भारत में है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है महान हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियां हैं। पूछा जाता है कि कौन सी चोटी किस देश में है, तो इसके अधिकांश चोटियां यहाँ पर मैप में दिखाई गई हैं, नेपाल में ही हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है हिमालय पर्वत सर्वाधिक ऊंचा कहाँ है, तो सर्वाधिक ऊंचा नेपाल में है,
क्योंकि माउंटेन एवरेस्ट चोटी नेपाल में ही स्थित है। तो इन चोटियों को आप अच्छी प्रकार से ध्यान से याद रखिएगा। पूछा जा सकता है अन्नपूर्णा चोटी कहाँ है या फिर धौलागिरी चोटी कहाँ है, तो ये चोटियाँ दोनों नेपाल में हैं और नंदा देवी भारत में यानी उत्तराखंड में है। बृहत हिमालय मध्य हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट द्वारा अलग होता है, इसको भी याद रखिएगा। उदाहरण के लिए जैसे ये जो है ये ट्रांस हिमालय है, इसके बाद महान हिमालय है, फिर मध्य हिमालय है और फिर शिवालिक श्रेणी और फिर गंगा का मैदान आता है। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में हिंज लाइन है। हिंज लाइन ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को अलग करती है। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं महान हिमालय और मध्य हिमालय को मेन सेंट्रल थ्रस्ट अलग करती है। कौन सी? मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ये महान हिमालय है और ये मध्य हिमालय है, इसके बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। अब बात करते हैं लघु हिमालय की। लघु हिमालय यह श्रेणी हिमालय के दक्षिण में शिवालिक के उत्तर में स्थित है। पीर पंजाल लघु हिमालय की सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। कौन सी? पीर पंजाल। धौलाधर, मसूरी आदि अन्य महत्वपूर्ण, यहाँ पर महाराष्ट्र हो गया, इसको गलत है, इसको कट कर दीजिएगा। धौलाधर और मसूरी अन्य महत्वपूर्ण इसकी चोटियां हैं। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश व हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। यह उत्तर में 100 किलोमीटर चौड़ी है। इसकी ऊंचाई 3700 से 4000 मीटर है। इस श्रेणी के दक्षिण पूर्व की ओर धौलाधर श्रेणी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व में धौलाधर श्रेणी कहलाती है। इसके बाद इस श्रेणी में चकराता, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग एवं डलहौजी नगर स्थित है। यह पर्वतीय नगर हैं जो पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद इस श्रेणी में ढलानों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। इन्हें कश्मीर में मर्ग कहते हैं। गुलमर्ग, सोनमर्ग और टनमर्ग इस प्रकार के जो ये घास के मैदान हैं इनको मर्ग कहा जाता है। उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल तथा पयार कहा जाता है। आपसे पूछा जा सकता है बुग्याल और पयार कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तराखंड में। और मर्ग कहाँ पाए जाते हैं? तो कश्मीर में। कश्मीर की घाटी पीर पंजाल व महान हिमालय के मध्य फैली हुई है। कहाँ कहाँ? पीर पंजाल एवं महान हिमालय के मध्य फैली हुई है। कुल्लू कांगड़ा घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। काठमांडू की घाटी कहाँ है? नेपाल में स्थित है। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं ये आपका ये महान हिमालय है। पहले सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय था जिसमें आपने कराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी को देखा था। अच्छा दोस्तों, ये जो कराकोरम श्रेणी है इसके पूर्वी विस्तार को ही कैलाश पर्वत कहा जाता है। ये भारतीयों के लिए धार्मिक महत्व का पर्वत भी है, इसको कैलाश पर्वत कहते हैं। इसके बाद ट्रांस हिमालय के बाद आपने देखा ये महान हिमालय है और महान हिमालय के दक्षिण में आप देख रहे हैं ये पीर पंजाल श्रेणी दी गई है जो मध्य हिमालय का भाग है। कौन सी? पीर पंजाल श्रेणी मध्य हिमालय के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं शिवालिक हिमालय की। तो मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक हिमालय पाया जाता है। यह हिमालय की सबसे बाहरी एवं नवीन श्रेणी है। यह मध्य हिमालय के दक्षिण में व गंगा के मैदान के उत्तर में है। यह पंजाब के पोटवार बेसिन से प्रारंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक फैली हुई है। कोसी नदी बिहार में बहती है। इसके बाद यह
विच्छिन्न, अविच्छिन्न नहीं, यहाँ पर विच्छिन्न मतलब कटे कटे रूप में अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1500 मीटर और औसत चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में यह अधिक चौड़ी है, यानी पश्चिम में अधिक चौड़ी है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसकी चौड़ाई मात्र 15 किलोमीटर रह जाती है। शिवालिक एवं मध्य हिमालय के मध्य अनेक घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और द्वार कहा जाता है, जैसे देहरादून, हरिद्वार। शिवालिक एवं मध्य हिमालय के गिरिपद क्षेत्रों में, यानी पर्वत के दक्षिण में पश्चिम से पूरब तक भाबर का मैदान पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? भाबर का मैदान पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है शिवालिक हिमालय के दक्षिण में कौन सा मैदान है, तो इसको कहेंगे भाबर का मैदान। भाबर के दक्षिण में तराई का मैदान पाया जाता है। फिर एक महत्वपूर्ण बात, बृहद सीमांत दरार द्वारा विशाल मैदान से यह अलग होती है। विशाल मैदान से, उत्तर के विशाल मैदान से बृहद सीमांत दरार द्वारा शिवालिक श्रेणी अलग होती है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ पर भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में देखिएगा। यह मान लीजिए यहाँ पर हिमालय पर्वत की तीनों श्रेणियाँ आप देख रहे हैं। पहला ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय है, इसके बाद महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय और फिर शिवालिक श्रेणी। शिवालिक श्रेणी के दोस्तों, शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी पश्चिम में निरंतर है और इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में कटे फटे रूप में है। इसके दक्षिण में जब नदियां उत्तर से बह करके आती हैं तो अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर, नदियां जब उत्तर से बह के आती हैं तो अनेक प्रकार के कंकड़ पत्थर शिवालिक हिमालय के पर्वतपदी क्षेत्र में जमा कर देती हैं। और क्या होता है, इतने सारे कंकड़ पत्थर हो जाते हैं कि इन क्षेत्रों में क्या है, नदियां विलुप्त हो जाती हैं और इसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? भाबर क्षेत्र। यहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के बीच में, बड़े बड़े कंकड़ पत्थरों के बीच में नदियां विलुप्त हो जाती है, इसलिए इसको भाबर क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों भाबर क्षेत्र में नदियां विलुप्त हो जाती हैं, किंतु थोड़े दूर बह करके यह नदियां फिर से निकल आती हैं और बाहर आ जाती हैं और ऐसे क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र यहाँ पर पानी की मात्रा बनी रहती है। तो पहले यहाँ पर लद्दाख हिमालय है, ट्रांस हिमालय या फिर पार हिमालय है, इसके बाद महान हिमालय, महान हिमालय के दक्षिण में मध्य हिमालय, मध्य हिमालय के दक्षिण में शिवालिक श्रेणी और शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में भाबर, भाबर के दक्षिण में तराई, इसके बाद उत्तर भारत का विशाल मैदान आता है। इस सीरियल को आप अच्छी प्रकार से याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर लगाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों भाबर तराई मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियां। हिमालय की उत्तर से दक्षिण भारत म्यांमार सीमा के सहारे फैली हुई हैं। हिमालय की उत्तर से दक्षिण दिशा में कुछ पहाड़ियां फैली हुई हैं, इनको पूर्वांचल की पहाड़ियां कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम से गुजरने वाली पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से पूर्वांचल की पहाड़ियां कहते हैं। इनमें मिसमी, पटकोईबुम, नागा पहाड़ी, कोहिमा पहाड़ी, मणिपुर पहाड़ी और मिजो पहाड़ी व त्रिपुरा पहाड़ियां, इसके अंदर त्रिपुरा पहाड़ियां एवं बरैल श्रेणी आदि इन पहाड़ियों को स्थानीय नामों से जाना जाता है। तो आइए मानचित्र में देखते हैं कौन कौन सी पूर्वोत्तर में पहाड़ियां पाई जाती हैं। दोस्तों शिवालिक हिमालय की जो श्रेणियां हैं यह अरुणाचल प्रदेश में कटे फटे रूप में हो जाती हैं। इनको अरुणाचल प्रदेश में मिरी, क्या कहते हैं इनको, मिरी, अबोर और ये है मिसमी और पटकोईबुम। आपसे पूछा जा सकता है मिरी, अबोर, मिसमी और पटकोईबुम की पहाड़ियां कहाँ पाई जाती हैं, तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। ये पहाड़ियाँ ये हैं, ये मिरी है, ये अबोर है और ये मिसमी है और ये यहाँ पर
पटकोई की पहाड़ियां हैं, अरुणाचल प्रदेश में दी हुई हैं, जो भारत एवं म्यांमार सीमा पर दी हुई हैं। इसके बाद दोस्तों नागालैंड में इन पहाड़ियों को नागा पहाड़ियां कहा जाता है। नागा पहाड़ियां, और नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी नागालैंड की है सारामती। कौन सी है? सारामती। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, आपसे भी पूछा जा सकता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर मिजोरम में मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है लुसाई पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो इसका आंसर है मिजोरम में। त्रिपुरा की पहाड़ियाँ हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं नागालैंड, मणिपुर एवं असम की सीमा पर बरैल पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है, इन सभी पहाड़ियों को आप पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत आते हो, किंतु यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ ऐसी हैं जो हिमालय पर्वत के अंतर्गत अध्ययन नहीं की जाती। जैसे मेघालय में गारो, खासी एवं जैंतिया और उत्तरी रेगमा की पहाड़ियाँ व मिकिर की पहाड़ियाँ, ये सब पठारी भाग के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। क्योंकि ये जो मेघालय रेगमा एवं ये मिकिर की पहाड़ियों वाला क्षेत्र है, यह पठार का भारत के जो पठारी भाग का भाग है, ना कि यह पर्वतीय क्षेत्र का भाग है। तो ये सब पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होंगी कि कौन सी पहाड़ी किस राज्य में स्थित है। एक नोट करके मैंने आपको यही बात बताया है कि गारो, खासी, जैंतिया, रेगमा और मिकिर की पहाड़ियाँ हिमालय के अंतर्गत नहीं आती हैं। इनको आप भारत के पठार के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, किंतु पूर्वांचल की पहाड़ियों के अंतर्गत इनका भी अध्ययन कर लिया जाता है। यहाँ पर पटकोई अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार की सीमा बनाती हैं। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी सारामती है, ये आपसे पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद बरैल श्रेणियां नागालैंड व असम सीमा पर स्थित है। मिजो पहाड़ियों को लुसाई पहाड़ियां भी कहा जाता है, और मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है जिसको कहते हैं ब्लू माउंटेन। ब्लू माउंटेन आपसे पूछा जाता है कि ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो इसका आंसर है मिजोरम में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है सारामती, और मेघालय में गारो, खासी, जैंतिया पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है नोकरेक। अब बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो दोस्तों सर सिडनी बुराड़ महोदय ने नदी घाटियों के आधार पर हिमालय का प्रादेशिक विभाजन किया है। यहाँ पर पंजाब हिमालय से लेकर सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक इसको पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी के मध्य कुमायूं हिमालय, काली से तिस्ता नदी के मध्य नेपाल हिमालय, और तिस्ता से दिहांग या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो हिमालय पाया जाता है इसको असम हिमालय कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं नेपाल हिमालय सर्वाधिक लंबाई पर फैला हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय सर्वाधिक लंबाई पर फैला हुआ है? तो इसका आंसर है नेपाल हिमालय। इसके बाद पूछा जा सकता है निम्नलिखित हिमालयों में से सबसे कम लंबाई पर कौन सा फैला हुआ है? तो इसका आंसर है कुमायूं हिमालय। इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है निम्नलिखित को पश्चिम से पूरब की ओर क्रम से लगाइए। तो सबसे पहले पंजाब हिमालय, फिर कुमायूं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय और फिर असम हिमालय। आपसे पूछा जा सकता है सबसे पश्चिम में कौन सा हिमालय है और सबसे
पूरब में कौन सा हिमालय है। इस प्रकार से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। या फिर नदी के आधार पर भी पूछा जा सकता है कि काली एवं तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है। तो इस प्रश्न को आप अच्छी प्रकार से पढ़िएगा। कश्मीर में क्या है, करेवा के लिए विख्यात है। और करेवा ये एक प्रकार से मैदान होते हैं जहाँ पर ज़ाफ़रान यानी कि केसर की खेती की जाती है। तो ज़ाफ़रान की खेती के लिए जो है करेवा प्रसिद्ध है। इसके बाद फूलों की घाटी, ये तो बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। फूलों की घाटी कुमायूं हिमालय में यानी कि उत्तराखंड में स्थित है। और इसके बाद एवरेस्ट चोटी नेपाल में स्थित है। इस हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को आप मानचित्र पर देखेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं हिमालय को, यहाँ पर सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक पंजाब हिमालय, सतलज से काली नदी तक कुमायूं हिमालय, ये उत्तराखंड में है। इसके बाद काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक, तीस्ता सिक्किम में बहती है, ये जो है ये नेपाल हिमालय है। और इसके पूरब में तीस्ता से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय है, असम हिमालय है। इस प्रकार से नदियों के आधार पर इनका डिवाइडेशन आप अच्छे से याद रखेंगे। अब बात करते हैं भारत के दर्रों की। तो वैसे तो हमें यहाँ पर हिमालय पर्वत के दर्रे पढ़ना था, किंतु अधिकांश दर्रे हिमालय क्षेत्र में ही हैं, इसलिए संपूर्ण दर्रों को यहाँ पर एक साथ देख ले रहे हैं। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है दर्रा कहते हैं। और महत्वपूर्ण दर्रे इस प्रकार से हैं, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं, पहले आप देख लीजिए, इसके बाद इन सभी को मानचित्र के अंतर्गत भी आप देखेंगे। पहला है जम्मू कश्मीर में दर्रे हैं पीर पंजाल और बनिहाल दर्रे को आपको याद रखना है। बनिहाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर जाने का यहाँ पर मार्ग है और यहीं पर जो है जवाहर सुरंग स्थित है बनिहाल दर्रे में। इसके बाद लद्दाख का है, लद्दाख में है कराकोरम, जोजिला, चांगला और खरदुंगला। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा जो है कराकोरम दर्रा है सबसे, क्योंकि कराकोरम श्रेणी सबसे उत्तरी है। ये भारत का सबसे ऊंचा और उत्तरी दर्रा है। इसके बाद दोस्तों आता है जोजिला। जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग जोजिला दर्रे में है। इसके बाद अगला है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में है बड़ा लाचा, हिमाचल प्रदेश में है बड़ा लाचा, रोहतांग और सिपकिला। तो यहाँ पर जो सिपकिला रोहतांग दर्रा है, यहाँ पर पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रा स्थित है। और सिपकिला जास्कर पहाड़ियों में सिपकिला दर्रा स्थित है। सिपकिले दर्रे से ही होकर के सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको 3 दर्रे याद रखने हैं, नीति, माना, लिपुलेख। इसको आप एक शॉर्ट फॉर्म में एक ट्रिक बना सकते हैं, नीलिमा। नीलिमा मान लीजिए किसी एक लड़की का नाम है, तो नी का मतलब नीति, ली का मतलब लिपुलेख और मा का मतलब माना। तो आप नीलिमा याद कर लेते हैं तो उत्तराखंड के 3 दर्रे आपको याद हो जाएंगे। और यहाँ से मानसरोवर से, नीति दर्रे से मानसरोवर से कैलाश पर्वत जाने का रास्ता है, माना से भी और लिपुलेख से भी। इसके बाद सिक्किम। सिक्किम में 2 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, नाथुला और जिलेपला। भारत से चुंबी घाटी होकर चीन जाने का रास्ता है, नाथुला से भी और जिलेपला से भी। इसके बाद दोस्तों अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में बोमडीला है, यांग्याप है, लिखापानी है और दिफू है। बोमडीला, यांग्याप, लिखापानी, दिफू। इस दर्रे से, यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। उधर शिपकिला दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पर यांग्याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसके बाद मणिपुर में तुजु दर्रा है। मणिपुर में क्या दर्रा है, कौन सा है, तुजु दर्रा। यह भारत एवं म्यांमार के
बीच में भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है। अब यहीं पर थोड़ा सा दक्षिण भारत के भी दर्रे देख लीजिए। महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं पश्चिमी घाट के अंतर्गत, थाल घाट और भोर घाट। थाल घाट मुंबई, नागपुर एवं कोलकाता सड़क से जो है रेल मार्ग व सड़क मार्ग गुजरता है। कहाँ के लिए? मुंबई, नागपुर एवं कोलकाता के लिए। इसके बाद भोर घाट में मुंबई से पुणे जाने के लिए सड़क एवं रेल मार्ग गुजरता है। इसी तरह से केरल में पश्चिमी घाट में है पाल घाट दर्रा। यहाँ से नीलगिरी एवं अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच यहाँ से एक रास्ता है जहाँ से आप कालीकट से कोयम्बटूर जा सकते हैं। कालीकट से कोयम्बटूर जाने का मार्ग है। इसके बाद सेनकुट्टा दर्रा है। यह तमिलनाडु के मदुरै शहर को कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको? तमिलनाडु के मदुरै शहर को कोयम्बटूर से जोड़ता है। इसके बाद दोस्तों इन सभी दर्रों को यदि आप मानचित्र पर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं पहले दर्रा है यहाँ पर बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा, इनको आपने जम्मू कश्मीर के अंतर्गत पढ़ा। इसके बाद बोरजिल दर्रा, कराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, खरदुंगरा दर्रा और थांगला दर्रा और बड़ा लाचा दर्रा, ये सभी दर्रे लद्दाख क्षेत्र में स्थित हैं। इसके बाद सिपकिला दर्रा और रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा, ये दोनों हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। इसके बाद उत्तराखंड के 3 दर्रे हमने बताए थे, यहाँ पर नीति, माना और एक और दर्रा बताए थे लिपुलेख। 3 दर्रे उत्तराखंड में आपको याद रखने हैं। और सिक्किम के 2 दर्रे नाथुला और जेलेपला। नाथुला और जेलेपला से आप जो है तिब्बत जाने का, चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का मार्ग है। तो यदि आपसे पूछा जा सकता है चुम्बी घाटी कहाँ है, तो इसका आंसर है सिक्किम में। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश की यदि बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर आप देख रहे हैं बोमडीला और यांग्याप, इसके बाद लिखापानी और यहाँ पर दिफू दर्रा, ये चारों दर्रे अरुणाचल प्रदेश में हैं। इसके बाद तुजू दर्रा मणिपुर में है, यहाँ से भारत से म्यांमार जाने का रास्ता है। दक्षिण के 2 दर्रे बताए थे, थाल घाट दर्रा और भोर घाट दर्रा। इसके बाद पाल घाट दर्रा और सेनकुट्टा दर्रा दोनों केरल में स्थित हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये भारत के महत्वपूर्ण दर्रे थे। मैंने इस वीडियो के माध्यम से भारत की भौतिक संरचना के अंतर्गत उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को अच्छी प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से मेहनत मेरे द्वारा की गई है ठीक उसी प्रकार से आपको भी समझ में सारी चीज़ें आई होंगी। यदि किसी प्रकार से की कोई समस्या है, किसी प्रश्न को लेकर के कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 8543856728। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।